तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं किसी सिस्टम को, और हमने कल चेक किया कि कैसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक लिनक्स सिस्टम को यूजिंग मेटास्प्लॉइट। और मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल्स यूज़ करके एक बार जब मैं एंटर कर जाता हूँ सिस्टम के अंदर, उसके बाद कैसे उसमें कुछ और चीज़ें मैं कर सकता हूँ, पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स कैसे मैं रन कर सकता हूँ सो दैट आई कैन गैदर सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट मशीन। हमने देखा कि हम कैसे एक एस का की अपना ड्रॉप कर सकते हैं सो दैट हम कभी भी एस लॉग इन कर सकते हैं अगर उस मशीन में जैसे सर्वर रनिंग है तो। So these are the things that we have seen with Linux operating system. So now let's see what we can do with the Windows target, कि अगर मेरा टारगेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ का है, तो उस पर मैं क्या किस टाइप के एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती है या फिर क्या मिसकन्फिगरेशंस होती है जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम इसमें देखेंगे कि पोस्ट एक्सप्लॉइट कैसे हम कर सकते हैं इसमें दूसरे अलग अलग मॉड्यूल्स को यूज़ करके। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी कि कैसे एंटीवायरसेस को हम लोग इवेट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सबके सिस्टम्स में ही एंटीवायरसेस होते हैं। तो अगर मैं कोई भी पेलोड भेज रहा हूँ या फिर एक मालवेयर भेज रहा हूँ कि जिस प्रोग्राम में कुछ पेलोड है, मेरा मलिशियस कोड है, तो वो वहाँ पे जाके रन भी तो होना चाहिए, राइट। अगर वो एंटीवायरस उसको ब्लॉक ही कर देगा देन इसका कोई सेंस नहीं बनता हमारे लिए। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोज थिंग्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बफर ओवरफ्लो। तो बफर ओवरफ्लो वाला एरर देखा है अगर कोडिंग करते हो तो मे बी कभी कभी आता होगा प्रोग्रामिंग में कि बफर ओवरफ्लो एरर हैज ऑकर्ड और समथिंग लाइक दैट। यस यस। सो एनी आइडिया दैट व्हाट इट इज अबाउट? या इट इज़ रिलेटेड टू मेमोरी। सो अभी क्या होता है ना, जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसको एक सेट मेमोरी मिलता है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, राइट, कि इतना मेमोरी वो यूज़ कर सकता है, वो एक डिफाइंड होता है। और जो हम वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होते हैं हमारे कोड में, तो उसका भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल, जैसे अगर वो इंटीजर है तो उसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि इतने बाइट्स वो लेता है या ऐसे होता है, राइट। सो अभी उसमें अगर ऐसा होता है ना कि मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, सपोज, जस्ट अ मिनट, suppose I have defined a variable named var which is of the type string, और मैंने उसका कुछ लिमिटेशन रखा है कि उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें बस 8 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए उस वेरिएबल में बस 3 ही कैरेक्टर हो सकते हैं, राइट। सो जब तक मैं ऐसे 3 कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग दूंगा फिर तो ठीक है, मेमोरी में इतना स्पेस है कि मैं इनको दे सकता हूँ, जैसे मैं इनको रख सकता हूँ। बट अगर मैं एक चौथा कैरेक्टर ला देता हूँ तो उस टाइम पे ये मेमोरी में कहाँ रहेगा, उसको जो मेमोरी स्पेस हमने डिफाइन किया है वहाँ पे फिर वो स्पेस नहीं बचता है। तो उस केस में क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक बकेट है जहाँ पे हम, एक सेट है कि अगर 5 लीटर का बकेट है तो वो 5 लीटर ही लिक्विड स्टोर कर पाएगा, पानी स्टोर कर पाएगा। 5 लीटर से ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, वो बाहर निकल के आ जाएगा, बाहर फैल के आ जाएगा, राइट। तो मेमोरीज के केस में भी यही होता है कि जो सेट मेमोरी है, जब उसके ऊपर मेमोरी आ जाता है तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। बफर क्या होता है कि मेमोरी में जो भी हम एरियाज डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा टाइप को होल्ड करने के लिए, उसको हम बोलते हैं बफर। तो जब वो बफर के ओवरफ्लो हो जाता है, दैट मीन्स कि जब उससे ज़्यादा का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं प्रोग्राम में, दैट मीन्स इट इज़ अ बफर ओवरफ्लो। इससे क्या होगा कि जो आसपास की मेमोरी लोकेशंस एलोकेटेड है वहाँ पे जाके वो डेटा राइट हो जाता है। सो सपोज देर आर टू वेरिएबल्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी। पहला है स्ट्रिंग टाइप का, दूसरा है इंटीजर टाइप का, राइट। यहाँ पे इसने 4 बाइट लिया एंड दिस इज इट्स साइज, राइट। तो अभी क्या है, मान लो पहले तो स्ट्रिंग नल था तो मेमोरी में कुछ स्टोर्ड नहीं है, या तो जीरो से इनिशियलाइज कर रखा है मेमोरी को हमने, तो ये 0 0 स्टोर्ड है, फाइन। बट यहाँ पे नंबर स्टोर्ड है 1979, और यहाँ पे उसका हेक्साडेसिमल वो है, रिप्रेजेंटेशन है। अभी सपोज मैं यहाँ पे जो स्पेस इसको है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कैरेक्टर्स मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें दिख रहा है मेमोरी में इतना ही स्पेस है इसके पास अवेलेबल। सो मेमोरी में मेरे पास इतना ही स्पेस है जो मेरा ए स्ट्रिंग ले सकता है। बट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग उस पर इनिशियलाइज किया विच इज एक्सेसिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे इसने कितना साइज है, इसका 9 कैरेक्टर्स का साइज है। और कोई भी स्ट्रिंग्स को जब हम क्लोज करते हैं तो एक बैक स्लैश एन भी जाता है, राइट, इसके सीक्वेंस भी है। सो जब मैंने एक्सेसिव यहाँ पे लिखा तो
यहाँ पे v तक तो ठीक है, मेरे पास स्पेस था, बट आफ्टर दैट मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है कि वो ए वेरिएबल को जाए, तो ए वेरिएबल में तो नहीं गया, और मैंने केस को हैंडल भी नहीं करा था कि अगर ऐसा कोई स्ट्रिंग आ जाता है तो कोई यूजर को एरर थ्रो कर दो या ऐसा कुछ कर दो। सो यहाँ पे क्या होगा, इसने जाके इस मेमोरी स्पेस को ओवरराइट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे था 07, उसको उसने ओवरराइट करके कर दिया 65, जिसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और बन जाती है, जिससे कि ये वाला जो नंबर था, जो बी वाला वेरिएबल का जो स्पेस था, वहाँ पे जाकर चेंजेस होगी, तो बी जो पहले 1979 स्टोर कर रहा था, वो अभी 25856 स्टोर कर रहा है। सो दैट मीन्स ना ए पे मेरा करेक्ट डेटा आ रहा है, और बी का जो डेटा था उसको भी चेंज कर दिया। सो दिस इज हाउ बफर ओवरफ्लो वर्क्स। बफर ओवरफ्लो में ये प्रॉब्लम होती है हमें, एंड यू कैन रीड मोर अबाउट इट फ्रॉम विकिपीडिया, यू विल गेट लॉट्स ऑफ डिटेल्स देयर, so you can read more here as well. So now what problem occurred was that, ठीक है, बफर ओवरफ्लो क्लियर है, राइट लक्ष्य, बफर ओवरफ्लो क्लियर है अभी? ओके सो अभी ये जो प्रॉब्लम था ना कि एक जगह पे मेमोरी लिमिटेड है, तो उसमें अगर हमने एक्स्ट्रा डेटा डाल दिया तो उसको यूज करके मे बी कोई और प्रोग्राम का जो मेमोरी है वहां पे जाकर हम चेंजेस कर सकते हैं। सो उससे मतलब इनडायरेक्टली आप एक दूसरे प्रोग्राम में जाके चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं हैकर्स आपके सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये क्या होता है, एक बहुत पॉपुलर वल्नरेबिलिटी है जो कि है बैड ब्लू पास थ्रू बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी। सो एक बैड ब्लू है ना, एक वेब सर्वर है, सिंपल वेब सर्वर एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर है, जिसको आप विंडोज में इंस्टॉल करके वेब सर्वर्स चालू कर सकते हो। तो उसका जो वर्जन 2.72b था ना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि लाइट वेट वेब सर्वर था, उसमें उसमें ये वाली वल्नरेबिलिटी थी, उसमें बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम था। कौन से फंक्शन में? उसके पास थ्रू फंक्शन में, राइट। इन इट्स पास थ्रू फंक्शन देयर वाज दिस बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी। तो कोई भी अटैकर जब एक बहुत ज़्यादा बड़ा HTTP का रिक्वेस्ट सेंड करता था वहाँ पे, तो उससे क्या हो रहा था, वो बफर ओवरफ्लो ट्रिगर होता था, जिससे अटैकर को एग्जीक्यूट करने का परमिशन मिल जाता था। वो आर्बिट्री कोड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकता था जो मशीन है जहाँ पे वो सर्वर रनिंग है उस जगह पे। तो इसको एक्सप्लॉइट करके लोग सिस्टम्स को हैक किया करते थे। ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये किसी टिपिकल सिक्योरिटी फ्लॉ से नहीं आया, ये एक बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग एरर है। हमने देखा भी कि बफर ओवरफ्लो एक प्रोग्रामिंग में होता है, हमें भी आया है जब हम कोडिंग सीखते हैं, कोड कर रहे होते हैं, राइट। तो ये वहाँ से आया है। यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन अगर सेट हो जाता प्रॉपरली, अगर इनपुट वैलिडेशन किया हुआ रहता, तो फिर उस केस में ये वल्नरेबिलिटी नहीं आती। सो अगर इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो यू कैन रीड दिस CV देयर। So you can basically go to cv.mytree.org and you can read about this vulnerability more, right? एंड ये जो डेटा एक्सप्लॉइट डेटाबेस है, इस साइट पे जाके भी आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो, आप एक्सप्लॉइट का कोड एक्चुअली देख सकते हो कि क्या पेलोड वहाँ पे सेंड हो रहा था टू एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी। एंड आप यहाँ से जो ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है ना, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, बट इसको जब भी आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करना अपने वर्चुअल मशीन्स में। वैसे तो विंडोज डिफेंडर है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे आपको एरर भी आएगा, बट स्टिल डाउनलोड इट ऑन योर वर्चुअल मशीन, राइट। सो अभी देखते हैं कि इस बैड ब्लू वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, या फिर इसको एक्सप्लॉइट करने के बाद हम उस टारगेट मशीन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हम वहाँ पे शेल एक्सेस लेने का ट्राई करते हैं यूजिंग दिस। सो दिस इज़ द वल्नरेबल एप्लीकेशन जो कि मैंने डाउनलोड किया है मेरे विंडोज़ वर्चुअल मशीन पे, राइट। और अब मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंप्रेस फॉर्म में है, जिप कर रखा है इसको। सो विल जस्ट गो देयर एंड हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अभी। सो 7zip एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ करके आप इसको इजीली अनजिप कर सकते हो, राइट। सो विल जस्ट ओपन इट हियर एंड दिस इज़ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो अब इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट मशीन का भी सेटअप हम लोग बना रहे हैं, राइट। सो वंस वी हैव फिनिश्ड इट, आप देख सकते हो यूज पोर्ट नंबर 80, पोर्ट 80 पे ये रन हो रहा है, एंड दिस इज द सर्वर दैट इज रनिंग। अभी हम आ गए अपने अटैकर्स मशीन में। सो अभी तक जो हमने देखा वो था हमारा टारगेट का मशीन। टारगेट ने वो डाउनलोड किया है, वो सॉफ्टवेयर, सिंपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, राइट। और उसके बाद उसने क्या किया कि अपना सर्वर चालू कर दिया, एंड उसके केस में क्या था, विंडोज डिफेंडर और फायरवॉल दोनों ही टर्न्ड ऑफ थे, राइट। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट इट विद मेटास्प्लॉइट। तो मैंने मेटास्प्लॉइट ऑन किया अपने मशीन में, काली लिनक्स मशीन में, एंड मैंने सर्च किया एक्सप्लॉइट बैड ब्लू,
एंड आप देख सकते हो मुझे जो सेकंड एक्सप्लॉइट है वो मिल गया है, विच इज़ फॉर बैड ब्लू 2.72 वर्जन बी पास थ्रू बफर ओवरफ्लो, राइट। और अब देख सकते हैं यहाँ पे एक और वर्जन भी था 2.5, उसमें भी एक बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी थी। सो इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर अबाउट दिस एज वेल, एंड आप पढ़ सकते हो जो मैंने आपको साइट्स शो करे, उनमें जाके आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द सेकंड मॉड्यूल, यूज़ वन करके, एंड अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है जो हमें सेट करना है। तो ये जो एक्सप्लॉइट मॉड्यूल है, यहाँ पे हमें रिमोट होस्ट का आईपी एड्रेस डालना है। सो वी विल डू दैट, विल सेट द रिमोट होस्ट आईपी एड्रेस। बाकी एसएसएल नेगोशिएट करने का फॉल्स है बाय डिफॉल्ट, वी कैन कीप इट एज डिफॉल्ट, राइट। और उसके बाद अब नेक्स्ट अगेन वर्जन हम देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है, राइट। सो यहाँ पे रिमोट होस्ट सेटअप है, यहाँ पे एक पेलोड ऑप्शन आता है, राइट। पेलोड ऑप्शन में सो दैट कि जब एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे हम, ये जो मेटरप्रेटर शेल है ना, जो हमने लिनक्स के केस में भी लिया था, मेटरप्रेटर एक्सेस लिया था, सो उसको हम एज अ पेलोड इस वाले एक्सप्लॉइट में भी सेंड कर रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो सेंड हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे भी लोकल होस्ट अपना सेट करना है। तुम्हारे जो डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा, जो कि सेम नेटवर्क में होगा विद द अदर वीएम, आपको उसको सेट करना है यहाँ पे लोकल होस्ट पे, उस आईपी एड्रेस को डालना है। एंड वंस वी हैव डन दैट, हम रन करेंगे, एंड उसके बाद हमने एक्सप्लॉइट किया, एंड मेटरप्रेटर सेशन 1 ओपन हियर, राइट। सो मेटरप्रेटर का एक्सेस हमें मुझे मिल गया, मैं सिसिन्फो करता हूँ तो मुझे उस विंडोज़ मशीन का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या ओएसआर है, राइट। एंड अभी मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि यहाँ पे हैश डम करके उसके जो भी अकाउंट्स है और उनके पासवर्ड्स के डम से जो है वो भी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। मैं वहाँ पे सीधा मेरे को शेल एक्सेस भी मिल गया, राइट। सो आई हैव द शेल एक्सेस ऑफ द यूजर देयर। So this is how you can very easily exploit the simple vulnerability or simple error in the code, right? तो ये था एक vulnerability की, मतलब किसी ने कोडिंग में कोई गलती करी है जिसकी वजह से बफर ओवरफ्लो का एरर आ रहा है, vulnerability अराइज हुई है, और हमने उसको एक्सप्लॉइट करके शेल एक्सेस लिया है अपने टारगेट विंडोज मशीन में। तो अभी हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी पेलोड भेजा ना, कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लॉइट किया था एक वल्नरेबिलिटी और मैंने वहाँ पे एक कनेक्शन बन गया था, उसके बाद मैंने ये सेंड किया। तो अगर मुझे एक पेलोड जनरेट करना है जो जाएगा एक टारगेट मशीन में, एंड फिर मुझे उसको एक्सप्लॉइट करने में हेल्प करेगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक टूल आता है, दैट इज MSF Venom। सो MSF Venom इज अ स्टैंड अलोन पेलोड जनरेटर। इसको यूज़ करके हम पेलोड्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद उसको हम इनकोड कर सकते हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर्स के लिए जनरेट कर सकते हैं, राइट। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे लिनक्स के लिए आपको करना है, विंडोज़ के लिए आपको करना है, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आप बना सकते हो। सो यू कैन जस्ट गो एंड टाइप MSF Venom -H, और इससे आपको हेल्प मिलेगा उसके रिलेटेड कि क्या क्या है इसके बारे में, डिटेल्स आप देख सकते हो, हाउ यू कैन बेसिकली यूज़ इट आप देख सकते हो। सो जैसे ये एग्जांपल दिया, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, राइट। तो आप MSF Venom से आप ट्रिगर करो, ये मेन कमांड है। उसके बाद -P इज फॉर द पेलोड दैट यू आर सिलेक्टिंग, राइट। सो -P करके आप विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स TCP, तो ये जो है पेलोड का नाम जो हम भेज रहे हैं विंडोज के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम मेटरप्रेटर पेलोड भेज रहे हैं जो कि रिवर्स TCP से कनेक्ट होने वाला है, तो वो वाला हमने भेजा। उसके बाद -F देखिए फाइल टाइप की, किस टाइप का फाइल मुझे निकालना है यहाँ से, राइट। तो मैंने एक .exe फाइल टाइप दिया है फॉर विंडोज़ की, विंडोज़ में .exe फाइल्स रन करना है। उसके बाद मैंने -O करके आउटपुट पाथ दिया है फाइल का, कि जो फाइल एग्जैक्टली जो बनेगी, मेरा जो बनेगा फाइल, उसको मुझे कहाँ स्टोर करना है। तो मैं करंट डायरेक्टरी में स्टोर कर रहा हूँ, एंड आई एम नेमिंग इट एज payload.exe। सो दिस इज हाउ यू राइट द कमांड इन MSF Venom टू जनरेट द पेलोड। सो दिस इज जस्ट अगेन MSF Venom P देन पेलोड। उसके बाद लोकल होस्ट सेट करना है आपको, L होस्ट, देन लोकल आईपी एड्रेस आपको सेट करना है, आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा ये। L पोर्ट अगेन ऑप्शनल है, यू कैन सेट इट और यू कैन लीव इट बाय डिफॉल्ट। -F करके फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में वो फाइल आना चाहिए। उसके बाद या तो आप ऐसे एरो दे के आउटपुट फाइल का पाथ दे सकते हो, या फिर -O ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। So now let's see how we can run some post exploitation modules. So सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम जनरेट करते हैं पेलोड को।
सो मैंने MSF Venom ओपन किया, अपने काली लिनक्स मशीन में हूँ मैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने MSF Venom ओपन किया, राइट, sudo MSF Venom, एंड देन आई विल जस्ट डू -H किया, एंड देन आई विल चेक कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, राइट, कि पेलोड क्या डालना है, लिस्ट करना है अगर मुझे कुछ, तो उसके लिए ऑप्शंस है। इनकोडर्स अगर ऐड करना है, हम इनकोडर्स के बारे में भी देखेंगे आगे जाके, राइट। सो अब मैं यहाँ पे अपना पेलोड ऐड करूँगा, एंड सबसे पहले लेट्स लिस्ट व्हाट आर द अवेलेबल पेलोड्स फॉर मी, sudo msf venom -l पेलोड्स। तो यहाँ पे ये अलग अलग पेलोड्स है जो मुझे दिख रहे हैं, मैं देख सकता हूँ विंडोज़ के x64 आर्किटेक्चर के लिए क्या क्या है यहाँ पे, राइट, रिवर्स शेल, बाइंड टीसीपी, ये सब चीज़ें हैं, कस्टम रिवर्स है, VNC के लिए है वहाँ पे, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ MSF Venom -p विंडोज़। विंडोज़ के लिए मीटर प्रेटर पेलोड हम यूज़ करेंगे जो कि रिवर्स टीसीपी से कनेक्ट होता है, सो वी आर यूजिंग दैट पेलोड हियर। और मैं यहाँ पे एल होस्ट में अपना IP एड्रेस डाल रहा हूँ। सो उससे पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि IP कॉन्फ़िगरेशन क्या है। दिस इज़ माय IP एड्रेस लोकल मशीन का, राइट। सो आई एम जस्ट पुटिंग इन दैट, एंड जो मेरा फाइल टाइप मैं जनरेट करना चाहता हूँ दैट इज़ द EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और मैंने ये पाथ दिया है जहाँ पे जाके ये फाइल सेव होने वाला है। So we are saving it in Kali desktop application, right? And it takes some time to generate the payload, and उसके बाद encoder हमने specify नहीं किया, that means हम encode नहीं कर रहे, simple हम generate कर रहे हैं payload, और payload का size भी वहाँ पे mention हुआ। So this is the app.exe file, right? This is the malicious file, यहाँ पे हमने अपना payload hide कर दिया है। So now what I am going to do is that I am going to use MSF console को on करेंगे so that we can connect with the payload once it is shared there. So Metasploit console open हो रहा है अभी, and once it is opened I'm going to use ./exploit/multi-handler. So ये वाला exploit यूज़ करके हम listen करने वाले, जब वहाँ पे connection होगा तो उसको connection को हम यहाँ पे listen करने के लिए। So we are just setting the payload to जो हमने payload भेजा है, right, Windows/meterpreter reverse TCP। एंड वंस दैट इज़ डन आई कैन जस्ट चेक कि क्या क्या ऑप्शंस है जो मुझे यहाँ पे सेट करना है यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो मुझे कुछ नहीं, मुझे बस अपने लोकल सिस्टम का होस्ट IP एड्रेस डालना है। सो मैं सेट कर दूंगा सेम 192.168.1.26 आई विल सेट हियर। एंड एक बार ये सेट हो गया उसके बाद मैं एक बार दोबारा कंफर्म करता हूँ कि कोई ऑप्शंस पेंडिंग तो नहीं है। सो IP एड्रेस इज ऑलरेडी सेट हियर, एंड नाउ आई विल जस्ट रन द एक्सप्लॉइट। एंड उससे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा जो पेलोड मैंने जनरेट किया है .exe फाइल है वो मुझे सेंड करना पड़ेगा, राइट। अभी क्या है कि मैंने पेलोड जनरेट कर दिया है, इधर से मैं रेडी हूँ कि पेलोड जब जाके वहाँ पे वर्क करेगा तो शेल एक्सेस में लेने के लिए, बट ये पेलोड सेंड करना पड़ेगा रिसीवर के मशीन में, राइट, और उसको रन भी करना पड़ेगा वहाँ पे। सो उसके लिए हम अलग अलग तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम मे बी एक पेन ड्राइव में डाल के उस पेन ड्राइव किसी को दे सकते हैं, और मे बी वो पेन ड्राइव यूज़ करेगा एंड वो रन कर लेगा उस .exe को बिकॉज ही इज़ अनअवेयर। या फिर हम कोई फिशिंग ईमेल्स कर सकते हैं कि कोई मैंने अपना खुद का एक सर्वर होस्ट कर लिया जहाँ पे जाके लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे तरह तरह के तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम इस पेलोड को पहुँचा रहे होते हैं जो हमारा टारगेट है उसके पास। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक सिंपल फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक सर्विस है विच इज़ नोन एज टॉफिशेयर, हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे जाके हम इस फाइल को अपलोड करेंगे और इसका एक डाउनलोडेबल लिंक जनरेट करेंगे हम। सो वी जस्ट गो टू टॉफिशेयर एंड वील जस्ट अपलोड आवर पेलोड हियर। सो हियर वी हैव दिस लिंक, एंड इस लिंक को हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट मशीन है, टारगेट मशीन में जाके अगर हम ये लिंक ओपन करके डाउनलोड करने जाएंगे ना, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन सी हियर। सो यहाँ पे आ गया। तो अभी मुझे क्या वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर्स जो है वो ऐसे जो
पेलोड्स आप जनरेट करके भेज रहे हो, जो मलिशियस फाइल्स दे रहे हो, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, बिकॉज विंडोज डिफेंडर इज एन एंटीवायरस, राइट। और वो फायरवॉल्स भी होते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स में भी आपको वार्निंग आएगा जब डाउनलोड करोगे। सो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो क्लाइंट है उसने ये सब चीज़ें ऑफ कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एंटीवायरसेस यूज़ नहीं करते या फिर विंडोज डिफेंडर को भी और टर्न ऑफ रखते हैं। सो देन देख सकते हो अभी तो ये ऑफ है, राइट। रियल टाइम प्रोटेक्शन को भी हम ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू डाउनलोड इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ वी आर डाउनलोडिंग द एग्जीक्यूटेबल फाइल, एंड क्योंकि मैंने ऑफ रखा था विंडोज डिफेंडर, सो still you can see it is not a commonly downloaded app and it is giving you a warning कि be sure कि आप सही चीज़ डाउनलोड कर रहे हो या फिर आप स्कैन कर लो। so these kind of warnings come but people still ignore those things, right। कभी कभी कोई भी कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं। so now once it is downloaded, अभी सिस्टम में आ गया ये ऐप, तो अब इस ऐप को रन करना है, अब इस ऐप को एग्जीक्यूट करना है। so उससे पहले we are just make sure that MSF कंसोल में जाके हम इसको एक्सप्लॉइट को रन कर देंगे, राइट। सो दैट जब भी वहाँ पे ऐप रन होगा, रिवर्स TCP के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सो वी आर जस्ट रनिंग इट एज एडमिनिस्ट्रेटर, एंड विंडोज इज अगेन, आपको एक वार्निंग साइन आता है बट हमने इसको टर्न ऑफ कर दिया है। सो इट्स जस्ट आस्किंग अगेन एंड अगेन वेदर यू वांट टू डू इट, राइट। सो ये दिखा रहा है कि ये एक अनट्रस्टेड पब्लिशर है, सो इट्स आस्किंग यू। एंड आप देख सकते हो कि क्योंकि वहाँ पे मैंने रन किया, सो यहाँ पे क्या हुआ ना, मेरे पास सेशन ऑलरेडी ओपन हो गया मेटरप्रेटर का। वी ऑलरेडी हैव द मेटरप्रेटर शेल हियर। तो अभी यहाँ से हम sysinfo करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस मशीन के लिए फॉर स्टार्टर, या फिर हेल्प करके हम देख सकते हैं कि मेटास्प्रेटर में क्या क्या कमांड्स है जिसको यूज़ करके हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस सिस्टम, राइट। सो लेट्स डू sysinfo, सबसे बेसिक है, तो उससे हमने निकाल लिया जो भी विंडोज 10 कॉन्फ़िगरेशन है, x86 आर्किटेक्चर है। आफ्टर दैट IP एड्रेसेस हम चेक कर सकते हैं क्या क्या नेटवर्क इंटरफेसेस है जो एक्टिव है इसमें अभी। सो सेम चीज़ हम इस मशीन में जाके कंफर्म कर सकते हैं कि इट इज़ शोइंग द करेक्ट थिंग, कि हम लोग सही मशीन से कनेक्टेड है। सो वी कैन सिंपली ओपन द टर्मिनल। सो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया यहाँ पे, एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट। सो आई हैव कन्फिग किया, तो यहाँ पे IP एड्रेसेस आ गए, राइट, और ये मैच भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी हम चाहे तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मशीन में जो भी हो रहा है उस टाइम पे उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड इट विल बी सेव्ड इन योर अटैकर्स मशीन। और इस पर्टिकुलर पाथ में सेव्ड है, तो जाके ओपन करके हम चेक कर रहे हैं वेदर वी वर एबल टू डू इट, और यस मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आ गया यहाँ पे, है ना। सो अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, और क्या पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हम चेक कर सकते हैं, हम डाउनलोड्स डायरेक्टरी में हैं, तो हम किसी और डायरेक्टरी में जा सकते हैं, वी कैन सी दैट। so currently we are in the desktop for the target machine, and now what we are going to do is that आप देख सकते हो यहाँ पे एक secret.txt फाइल है। so let's try to see what are the files present in this directory। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अलग अलग फाइल्स है जो यहाँ पे डायरेक्टरी में प्रेजेंट है ऑलरेडी, एंड आप रीड कर सकते हो उन फाइल्स को फ्रॉम योर मशीन। सो यू कैन ईजिली रीड ऑल द डिटेल्स दैट वर स्टोर्ड देयर। जैसे कि कोई भी क्रेडेंशियल्स हो सकता है जो किसी यूज़र ने रखा होगा, जैसे हम करते हैं यूजुअली कि हम टेक्स्ट फाइल्स में अपने क्रेडेंशियल्स भी स्टोर कर रहे होते हैं, एंड हम सिंपली उसको ओपन करके उसका क्रेडेंशियल चोरी कर सकते हैं, एंड उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, अटैकर्स निकाल सकते हैं ऐसे, राइट। सो नाउ आई एम जस्ट डाउनलोडिंग अ फाइल फ्रॉम देयर। हम सीधा सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं फाइल्स को। Here I'm just trying to download another। so अलग अलग फाइल्स डाउनलोड हो रहे हैं उसमें, राइट। सो नाउ वी कैन ऑल्सो टेक अ लाइव स्क्रीन शेयर फ्रॉम आवर टारगेट मशीन, की टारगेट मशीन में जो भी यूज़र कर रहा होगा वो हमें लाइव देखने के लिए हम सीधा से रन कर सकते हैं, एंड देन वी कैन एक्चुअली गो टू दैट पर्टिकुलर
पार्ट एंड वी कैन सी कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया वहाँ पे भी वो लाइव दिख रहा है, राइट। सो इट्स लाइक स्क्रीन शेयर इन गूगल मीट। आप ऐसे देख सकते हो कि यूज़र क्या कर रहा है अपने मशीन में। आप चाहो तो आप मशीन रीबूट भी करवा सकते हो ऐसे, राइट। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट एक्सप्लॉइट थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर टारगेट वंस यू हैव गॉट एन एक्सेस। सो दिस वाज अबाउट पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन विंडोज, राइट। सो पोस्ट एक्सप्लॉइट कर लिया हमने हमने देख लिया है कि कैसे कोई वल्नरेबिलिटी होती है तो उसको हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड एक्सेस गेन कर सकते हैं अपने टारगेट मशीन का। सो अभी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि देयर आर मेनली टू वेज इन विच यू कैन एक्सप्लॉइट अ सिस्टम। फर्स्ट वन इज वल्नरेबिलिटी विच वी हैव ऑलरेडी सीन। द सेकंड वन इज कि कोई मिसकन्फिगरेशन करता है वो, जैसे कि इस केस में हम देखने वाले हैं यूज़र के मशीन में एस सर्वर इंस्टॉल्ड है। एस सर्वर क्या होता है, एक बहुत सिंपल फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन होता है जिसको यूज़ करके हम लोग प्रिंटर्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं एक नेटवर्क में, या फिर फाइल्स शेयरिंग के लिए हम यूज़ कर रहे थे बेसिकली इसको। तो उसमें अगर कोई मिसकन्फिगरेशन रह जाती है यूज़र के साइड से, इन दैट केस हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट दिस टू गेन एक्सेस इन टू इट्स सिस्टम, राइट। सो अगेन इन दिस केस मैं अपने टारगेट मशीन में हूँ, मेरा विंडोज़ टारगेट मैं अपने अटैकर्स मशीन में हूँ, राइट। मैं अपने खाली वीएम में हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन MSF कंसोल। और फिर मैं सर्च करूँगा कि मेरे पास कोई मॉड्यूल्स है या नहीं फॉर SMB। सो मैं यहाँ पे सर्च किया, मैंने स्टार्ट कर लिया एंड नाउ आई विल लुक फॉर सर्च SMB लॉगिन, राइट। सबसे पहले मुझे लॉगिन करना पड़ेगा उस सर्वर में उसके एक्सेस के लिए, राइट। सो मैंने देखा मेरे पास एक मॉड्यूल है इस फॉर SMB लॉगिन एंड मैंने उस मॉड्यूल को यूज़ किया एंड नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। सो दीज आर द मेनी ऑप्शंस दैट ऑलरेडी हैव हियर। इसमें सबसे पहले क्या है, यूज़र का फाइल है कि यूज़र नेम्स का में फाइल एक ऐड करना पड़ेगा, पासवर्ड का फाइल ऐड करना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास अभी क्रेडेंशियल्स नहीं है, राइट। सो मुझे सबसे पहले तो एक डिक्शनरी अटैक करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि कौन से क्रेडेंशियल्स है जिसके साथ मैं लॉग इन कर सकता हूँ। सो वी आर डूइंग दैट फर्स्ट। तो सबसे पहले तो रिमोट होस्ट का एड्रेस मुझे डालना है। सो मैं रिमोट होस्ट का एड्रेस वहाँ पे सेट करूँगा जो भी मेरे टारगेट मशीन का IP एड्रेस होगा, राइट। एंड नाउ वंस आई हैव डन दैट, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिमोट पोर्ट भी सेट कर दूंगा। सो SMB सर्वर रन्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन 445 एंड उसके बाद जो डोमेन है, कौन से डोमेन पे है, विंडोज डोमेन लोकल है उसका नाम। एंड देन मैं सेट करूँगा यूज़र फाइल की, कौन से यूज़र नेम्स का फाइल का लिस्ट है मेरे पास, एंड देन आई विल सेट द पासवर्ड फाइल एज वेल। सो मैंने पासवर्ड फाइल भी यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। वंस आई हैव डन दैट आई विल जस्ट रन दिस एक्सप्लॉइट। और उसने डिक्शनरी अटैक किया एंड इट फाउंड आउट कि 2 यूजर्स का लिए मिला और मुझे यहाँ पे लकीली एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट का एक्सेस भी मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगी, पहली गलती तो ये हुई कि तुमने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे बहुत ज़्यादा इजी एक पासवर्ड सेटअप करके रखा है, राइट। पासवर्ड बहुत इजीली गेसेबल पासवर्ड था, इसलिए मैंने डिक्शनरी अटैक करके मुझे पासवर्ड मिल गया वहाँ पे। एंड द सेकेंड अकाउंट ऑल्सो आई हैव गॉट एन एक्सेस ऑन दिस फॉर स्टूडेंट विच इज़ पासवर्ड इज student@123। अगेन वो भी बहुत वीक पासवर्ड था। सो वीक पासवर्ड से हमने वो किया। अब हम एक टूल यूज़ कर रहे हैं SMB मैप विच इज़ इट्स नेम, और हम उस पर क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे सो दैट वी कैन एनुमरेट द डिटेल्स देयर। और फिर हम IP एड्रेस डालेंगे जिस मशीन को हम टारगेट कर रहे हैं एक्चुअली। वंस आई हैव डन दैट, दिस इज द UI दैट यू विल गेट। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन से फोल्डर्स का आपको एक्सेस है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे परमिशंस क्या है वो भी आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको बस रीड एंड राइट का परमिशन है। कुछ कुछ में एक फोल्डर है जहाँ पे आपको बस रीड ओनली का एक्सेस है, राइट। सो यहाँ पे जो शेयर्ड फोल्डर है वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रीड राइट दोनों का मुझे एक्सेस है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद दिस पर्टिकुलर फोल्डर, राइट। सो मैं SMB क्लाइंट को यूज़ करके एनुमरेट करूँगा कि उस फोल्डर में क्या क्या है, राइट। सो दिस इज द format how you can write it, SMB client and then the IP address followed by the folder name। और फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हो। सो मैंने यूज़र नेम दिया एंड यूजिंग SMB क्लाइंट मुझे मिला यहाँ पे एक फाइल पड़ी है secret.txt विच यू कैन कन्फर्म फ्रॉम हियर एज वेल। यस देयर इज़ अ फाइल देयर। और अभी हम यहाँ से उसको फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट। मोर करके मेरे को एक पासवर्ड और ईमेल आईडी मिल गया एक अकाउंट का, राइट। गेट करके हम सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे। वी कैन ऑल्सो अपलोड समथिंग्स इनटू दिस बिकॉज मेरे पास राइट एक्सेस भी है उस डायरेक्टरी में, राइट।
सो वी कैन जस्ट गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डायरेक्टरी कि कब वो क्रिएट हुआ था एंड ऑल दोस. तो अभी मैंने क्या देखा कि मैं राइट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में यूजिंग एस एम बी. सो पहले जो मुझे प्रॉब्लम आ रहा था ना कि या तो मुझे एक फाइल सर्वर में होस्ट करना पड़ रहा था अपने फाइल को, या फिर मुझे पेन ड्राइव देना पड़ रहा था. सो ऐसे करने की जगह मैं सिंपली, अगर मेरे को एस एम बी सर्वर पे एक्सेस मिल रहा है तो मैंने लॉग इन कर लिया है, उसके बाद मैं सिंपली वहाँ पे फाइल अपना पहुँचा सकता हूँ, राइट. सो इससे क्या हो जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू सेंड द फाइल टू दैट पर्सन. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेलोड जनरेट करेंगे जो मुझे वहाँ पे भेजना है. तो उसके लिए मैंने अगेन विंडोज़ मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी पेलोड जनरेट किया, क्योंकि मुझे वहाँ पे शेल एक्सेस चाहिए, राइट. उसके बाद मैंने लोकल होस्ट सेट कर दिया जो कि मेरा खुद के सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा. एंड देन मैंने अपने सिस्टम का डिफॉल्ट पोर्ट भी सेट कर दिया. हियर इट इज़, आई एम सेट द डिफॉल्ट पोर्ट ऑल्स वेल. और फाइल टाइप मैंने .exe रखा. एंड नाउ आई विल जस्ट जनरेट द पेलोड. सो अभी पेलोड जैसे ही जनरेट हो गया, मैं पुट यूज़ करके मैंने यहाँ पे उस पेलोड को फाइल को भेज दिया, राइट. यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज़ कि मैंने उसको अपलोड कर दिया, वहाँ पे सिस्टम में चला गया. जो डाउनलोड करते टाइम मुझे वार्निंग्स आ रही थी फॉर लिंक या फिर किसी को पेन ड्राइव से भेजना, वो सब चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ी. बहुत ईजिली 2 स्टेप में मैंने अपना जो पेलोड है वो मैंने पहुँचा दिया सिस्टम में. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट सिस्टम, क्योंकि जब तक वो रन नहीं होगा वी डोंट हैव एनी एक्सेस, राइट. तो सबसे पहले तो एम एस एफ कंसोल में जाके मैं अपने मल्टी हैंडलर एक्सप्लॉइट को रन करूँगा, so that we can get the access to that session. So I'm just searching for psexec here before, so that we can use it to exploit this, right. So पहले सेशन बनाने से पहले मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, राइट. सो फॉर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट इट. सो मैंने सर्च किया एस एम बी का psexec. सो दिस इज द फोर्थ वन विच इज़ द करेक्ट फॉर मी. सो मैंने रन किया एंड आई एम जस्ट, सो यहाँ पे सर्च कर लिया. सो वी विल डू यूज 4. एंड कोई पेलोड कॉन्फ़िगर नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट पेलोड है हमारा वो कॉन्फ़िगर हो गया यहाँ पे. एंड यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट लोकल पोर्ट ऑलरेडी सेट है. सो रिमोट होस्ट का मुझे आईपी एड्रेस सेट करना है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ. एंड देन मुझे एस एम बी यूज़र और पासवर्ड डालना है. तो यूज़र है एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड वी नो इज़ पासवर्ड, राइट. सो यहाँ जाके मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर दिया. एंड मुझे डोमेन सेट करना है. डोमेन जो मुझे पहले मिला था उसको मैं यहाँ पे सेट करूँगा विन, एंड इट इज़ वर्क ग्रुप. एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू सेट कि क्या पेलोड हम सेंड कर रहे हैं. सो अगेन यहाँ पे विंडोज/मीटरप्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट भी यही सेट था, तो हम इसको अगर सेट नहीं भी करते तो भी यहाँ पे इट वुड वर्क. एंड उसके बाद मुझे लोकल होस्ट सेट करना है. सो वंस आई सेट दैट आई विल सेट द पोर्ट नंबर और द लोकल पोर्ट नंबर जहाँ पे मैं सुनने वाला हूँ उसको. सो इट इज़ 4444. एंड देन मैंने एक्सप्लॉइट रन किया और इसने जाके उस पेलोड को ना एग्जीक्यूट कर दिया उस सिस्टम में, टारगेट मशीन में. एंड मुझे यहाँ पे अगेन मीटरप्रेटर का एक्सेस मिल गया है. यहाँ पे मैंने सिसिन्फो करके चेक कर लिया डिटेल्स. आफ्टर दैट आई कैन रन ऑल दिस कमांड्स, लाइक मैं डंप करवा सकता हूँ जो भी यूज़र नेम्स हैं और उनके पासवर्ड्स के हैश डम्प्स. सो वी कैन डू दिस डम्प्स. करेंट प्रोसेस का पीआईडी मैं देख सकता हूँ. शेल एक्सेस मिल सकता है मुझे यहाँ पे, राइट. सी सिस्टम 32. सो मेरे को यहाँ पे रूट एक्सेस भी मिल गया है ऑलरेडी, बिकॉज मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन भी किया था. सो यहाँ पे क्या क्या टास्क चल रहे होते हैं वहाँ पे मुझे वो दिख रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली एक्सप्लॉइट सम मिसकॉन्फ़िगरेशन इन अ सर्वर विच इज़ रनिंग ऑन अ विंडोज टारगेट, एंड देन आप उस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट है एंटीवायरसेस. तो अभी हमने एक वायरस फाइल क्रिएट किया, एक इन्फेक्टेड फाइल बनाया और यूज़र के पास भेजा. और अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र ने कोई एंटीवायरस नहीं रखा है लगाया हुआ, या फिर विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल कर रखा है इन केस ऑफ विंडोज सिस्टम्स. तो उस केस में वो रन हो गया, राइट. बट देर इज़ दिस एंटीवायरस जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किया गया था कि कोई भी मैलवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स रन ना हो जाए, कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स रन ना हो जाए जो कि वो हो. सो फॉर दैट वी हैव एंटीवायरसेस विच ऑपरेट क्वाइटली इन द बैकग्राउंड. और ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द ऑनगोइंग वायरसेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटीवायरस, राइट. तो इसका मेन टास्क क्या है कि आइडेंटिफाई करेगा कि आपके सिस्टम में अगर कोई वायरस फाइल्स है या नहीं है. अगर कुछ है ऐसा डैमेज फाइल तो उसको सबसे पहले तो वो रिपेयर करने का ट्राई करता है कि अगर उसको फिक्स कर सकते हैं किसी तरीके से. अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट रिपेयरेबल और इफ इट इज़ इरिपेयरेबल, देन इन दैट केस वो क्या करेगा, उस फाइल्स को डिलीट कर देगा आपके डिवाइस से. So this is the basic task of an antivirus. And
सो अब कैसे काम कर रहा होता है, कैसे पता कैसे चलता है एंटीवायरसेस को कि ये फाइल वायरस इन्फेक्टेड है या फिर नहीं है, राइट? सो एंटीवायरस क्या करता है ना, उसके पास डेटाबेसेस होते हैं, एंटीवायरस सिस्टम्स के पास अपने डेटाबेसेस होते हैं जहाँ पे वो स्टोर कर रहे होते हैं कि जो भी नोन वायरसेस हैं अभी तक उनका सिग्नेचर स्टोर कर रहा होता है। भाई सिग्नेचर व्हाट वी मीन इज दैट कि हर वायरस के कोड का ना कुछ पैटर्न होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें लिखी होंगी, मे बी यहाँ पे थोड़े इतने लाइंस के बाद ये रह सकता है, या फिर ये फंक्शंस कॉल हो सकते हैं, मे बी अगर कुछ एनक्रिप्टिंग हो रही है, कोई प्रोग्राम अगर है जिसके कोड में कुछ एनक्रिप्शन की लॉजिक लग रही है, तो मे बी वो पूरे सिस्टम के जो भी फाइल्स हैं उनको एनक्रिप्ट कर सकता है। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आइडेंटिफाइड होते हैं और उनको स्टोर किया जाता है डेटाबेसेस में। After that, what happens? They scan all the files present in the computer and compare them in their database. So जो भी फाइल्स हो सारे फाइल्स को अपने डेटाबेस में स्कैन करते हैं और चेक करते हैं कि इनमें कोई ऐसा सिग्नेचर तो नहीं है जो कि मैच कर रहा है हमारे साथ। अगर कोई मैच मिलता है तो फिर उसको मार्क करते हैं एज वायरस, अगर नहीं मिलता है देन इट इज़ फाइन। तो एक बार जब स्कैन कंप्लीट होता है ऐसे हमें सारा लिस्ट मिल जाता है। सो उसके बाद वो रिपेयर भी कर सकते हैं फाइल्स को इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अदरवाइज वो परमानेंटली डिलीट कर देते हैं इसको सिस्टम से। तो ये तो था एक अर्लियर एंटीवायरसेस जो चल रहे होते थे। अभी जो मॉडर्न एंटीवायरसेस है ना वो इससे भी आगे जाते हैं। वो क्योंकि सिग्नेचर चेंज करके हम जो सिग्नेचर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो तभी हो सकता है अगर कोई वायरस पहले से अनडिटेक्टेड है या फिर बहुत ज़्यादा नोन वायरस नहीं है, राइट? ऐसा हो भी सकता है कि तुम्हारे डेटाबेस में नहीं है तुम्हारे एंटीवायरस के, तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा उस चीज़ को। सो इस चीज़ को ना बहुत इजीली बाईपास कर सकते थे अटैकर्स जो थे। तो उसके लिए अभी जो मॉडर्न एंटीवायरसेस है उनमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हो गई है। दे एक्चुअली दे कैन रन द वायरस कोड और दे कैन रन द सस्पिशियस कोड इन अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट सा बना देते हैं वो। सो इट विल रन सपोज इन दिस पर्टिकुलर ऐसे मेमोरी का एक एरिया होगा जहाँ पे वो बस रन करेगा, एंड व्हेन इट इज़ रन इट कैन नॉट इन्फेक्ट योर सिस्टम, बट वो जो रन करेगा उसके बिहेवियर से वो पता लगा सकते हैं कि हाँ मे बी इट इज़ अ वायरस फाइल, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा जो पहले से है कि एक वायरस फाइल जब रन होता है तो वो कैसे चीज़ों को कॉल कर रहा होता है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, एंड यूजिंग दैट दे एक्चुअली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द वायरसेस। सो जो डिटेक्शन का अप्रोच होता है पहले तो है स्टैटिक डिटेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट स्टेप में कि वो स्टैटिकली जो डेटाबेस है उसको मेंटेन करेगा, डेटाबेस में जाके रीड करके कंपेयर करेगा। उसके बाद आता है डायनेमिक डिटेक्शन, जहाँ पे वो उस कोड को सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में या तो रन करेगा या फिर एक रन टाइम पे देखेगा कि क्या चल रहा है उस हिसाब से। फिर ह्यूरिस्टिक एंड बिहेवियरल डिटेक्शन की पुरानी जो वायरसेस हैं अलग अलग उनमें क्या बिहेवियर्स था, उनमें किस तरीके से वो रन होते थे। सो दीज आर द थिंग्स दैट इट एक्चुअली यूजेस टू डिटेक्ट द वायरसेस, राइट? तो अभी हमने बात कर ली कि एंटीवायरसेस क्या होती है, वो कैसे डिटेक्ट कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली अगर वो डिटेक्ट कर रहे होंगे तो जो अटैकर्स होंगे वो भी उस पर एक स्टेप आगे जाएंगे और वो ट्राई करेंगे कि इवेड कर दें ऐसे एंटीवायरसेस को। दैट मीन्स कि अगर एंटीवायरस ऑन है आपके सिस्टम में, स्टिल जो वायरस है वो जाके एग्जीक्यूट हो जाए आपके टारगेट के मशीन में, राइट? तो इसको हम लोग एंटी डिटेक्शन टेक्निक्स भी बोल रहे होते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग दैट वी शुड नॉट बी डिटेक्टेड, राइट? तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम लोग वो जो सिक्योरिटी टूल्स हैं उनको बाईपास कर सकें। इसका जो पर्पस होता है ये बस यही होता है कि मालवेयर को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें इन एन अनडिटेक्टेड वे, राइट? क्योंकि डिटेक्ट हो गए तो फिर फ्लैग हो जाओगे और फिर वो बंद बंद कर देगा उस प्रोसेस को, राइट? सो बेसिकली क्या होता है ना, इसका जो सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है करने का वो होता है कि जो वायरस जो पेलोड आप सेंड कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, उसको आप इनकोड कर दो इनटू अ फॉर्म कि जो भी एंटीवायरसेस है वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए। सो उसके लिए जो एक एनकोडर्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इज शिकाता गा 9। ये क्या करता है ना, इट इज़ अ जस्ट अ मिनट, इट इज़ अ पॉलीमॉर्फिक एक्सॉर एडिटिव फीडबैक एनकोडर। सो बहुत हैवी लग रहा होगा ये नाम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये क्या करता है, जो भी आपका कोड है ना, प्रोग्राम है जो आपने पेलोड जनरेट किया उसका जो कोड है उसको वो इनकोड करेगा। इनकोड करके वो एक दूसरे फॉर्म में लेके आएगा। और वो कैसे इनकोड करता है, वो एक्सॉर ऑपरेशंस रन कर रहा होता है, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेशंस रन कर रहा होता है। सो सपोज मेरे पास एक कोड है जो कि ऐसे 1010 है एंड 1100 है। सो ये मेमोरी में जैसे ए एंड बी पार्ट है। सो वो क्या कर रहा होगा ना, वो इनको एक्सॉर करके एक अलग फॉर्म बना देगा और फिर वो इनकोड हो गया। एंड उसके बाद जब वो रन कर रहा होगा उससे पहले वो डिकोड होके आ जाएगा। एंड इससे पहले जो ये पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक का मीनिंग क्या है कि आप जितनी बार उस फाइल को इनकोड करोगे ना, अलग अलग बार अलग अलग टाइप से इनकोड होगा। सो दैट मीन्स कि सेम है ए एंड बी वाला जो पार्ट है, इसको अगर मैं 2 बार इनकोड करूंगा तो दोनों बार इसमें से अलग आउटपुट आएगा। एंड वो
पॉलीमॉर्फिक करने के लिए क्या होता है ना, एक एडिटिव फीडबैक यूज होता है। दैट मीन्स कि हम पूरा जो डेटा है मेरे पास, जो कोड है उसका मैं एक उसमें से एक की चूज करता हूँ, और उस की को यूज करके, यूजिंग दिस की आई विल एनकोड दिस, सो मे बी 0010 ऐसा कुछ है। तो पहले मैं इन दोनों को एनकोड करूंगा, इन दोनों को एनकोड करके मैं फिर जो रिजल्ट आएगा ना उसको मैं यहाँ पे एनकोड करूंगा विथ बी। सपोज बी एंड के विल गिव मी सी, तो मैं सी को ए से एक्सॉर ऑपरेशन करूंगा, और वो जो नया रिजल्ट आएगा उसको मैं की में स्टोर करूंगा। उसके बाद फिर जो डी आएगा उनको मैं फिर आपस में एनकोड करूंगा ऐसे, राइट। सो दिस वे ये बार बार एनकोड करता जाता है यूजिंग, सो दैट मीन्स दिस इज एडिटिव फीडबैक पार्ट, और एक्सॉर ऑपरेशंस वो कर रहा होता है। एंड जब बार जब भी हम जनरेट कर रहे होते हैं ऐसे एनकोडिंग, तो वो जो स्टार्टिंग में की चूज करता है ना, वो अलग की चूज करता है हर बार, डायनेमिकली वो चूज करता है रैंडमाइज करके, जिससे कि पॉलीमॉर्फिक वर्ड आता है कि हर बार अलग अलग फॉर्म में बनेगा। सो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि शिकाता गाई से अगर आप बना रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं रहेगी। जो दो बार अगर आपने एनकोड किया तो दो बार अलग अलग फाइल्स आएगी, अलग अलग सिग्नेचर्स आएगा। तो ये रैंडम नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस भी डाल देते हैं, जैसे कोड में इनकोड करने के लिए कुछ नो ऑपरेशन सिस्टम्स डाल देते हैं, जिससे कंफ्यूज हो जाता है वायरस, क्योंकि उसको लगेगा कि ये कोड कुछ और कर रहा है, बट एक्चुअली इट विल डू सम मैलिशियस थिंग, राइट। नो ऑपरेशंस का मतलब होता है कि इससे जो आपका फंक्शन है, जो मेन टारगेट है आपका, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कुछ फंक्शनैलिटी चेंज नहीं करेगा, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा उस कोड का। एंड इसको यूज करके फिर आप सिग्नेचर डिटेक्शन जो हमने डिस्कस करी है कि किस टाइप का कोड है, उस चीज़ को आप बच सकते हो। तो शिकाता गानाई एक जापानीज फ्रेज था एक्चुअली, जिससे इसका नाम आया, एंड इट मेंट दैट इट कांट बी हेल्प, दैट मीन्स कि आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इस ये सोच के उन्होंने ये बनाया था। एंड इट इज स्टिल बीइंग यूज, काफ़ी पॉपुलर है, अभी भी इनकोड करता है तो कभी कभी डिटेक्ट नहीं होता, बट समटाइम्स इट ऑल्सो गेट्स डिटेक्टेड, एंड वी विल चेक दैट एज वेल। तो अभी ना क्लैम एक काफ़ी पॉपुलर एंटीवायरस है, राइट, जो कि काफ़ी यूज़ होता था पहले। सो हम देखते हैं कि हम उस एंटीवायरस को इवेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मैंने एक विंडोज़ के लिए पेलोड जनरेट किया, जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे विंडोज़ 164 के लिए। मीटर पीटर का पेलोड मैंने जनरेट किया है, एंड इनिशियली मैंने कोई एनकोडिंग नहीं की, मैं जो सिंपली पेलोड जनरेट कर रहा था उसी को मैंने रखा। एंड उसके बाद ना एक वेबसाइट आती है विच इज़ कॉल्ड वायरस टोटल। तो वायरस टोटल पे जाकर आप कोई भी यूआरएल या फिर कोई भी फाइल आप डाल सकते हो ऐसे, एंड यू कैन एक्चुअली चेक कि उसमें कोई वायरस है या नहीं है, राइट। सो इट विल एक्चुअली चेक, ऐसे उसका एक हैश निकालेगा, फिर वो एनालाइज करेगा, अलग अलग जगहों पे वो चेक करता है, अलग अलग एंटीवायरस पे, जैसे क्लैम एवी पे भी वो चेक करता है, एंड वो देखता है कि अगर कोई वायरस वहाँ पे डिटेक्ट होता है या नहीं, वो फिर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ऐसे वो चेक करता है। इट इज़ टेकिंग सम टाइम, बट अभी तक ओके। सो इट सेज दैट आउट ऑफ 63 एंटीवायरसेस दैट इट चेक्ड, उनमें से किसी में भी कोई एरर नहीं है। ऑब्वियसली एक सिंपल पीएनजी फाइल था, एक स्क्रीनशॉट था, तो इसमें कोई था नहीं ऐसा वायरस। सो इन माय केस, जब मैंने अपने पेलोड को यहाँ पे डाला ना, क्लैमवेवी में जाकर अपलोड किया, एंड ये आप भी कर सकते हो क्योंकि आप पेलोड जनरेट करोगे, तो उसके बाद आप अगर क्लैमवेवी पे जाकर इसको अपलोड करते हो तो आप देख सकते हो कि इट्स अ मेलवेयर फॉर विंडोज एंड इट इज़ जनरेटेड बाय मेटास्प्लॉइट। तो पता चल जाता है आपको, और बहुत सारी ऐसे एंटीवायरसेस है जिन्होंने इसको डिटेक्ट किया है, राइट। सो अभी अगर मैं इसको एनकोड करता हूँ यूजिंग शिकाता का 9, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इसमें मैंने बस इसको एक बार ही एनकोड किया है, एंड उसके बाद जो फाइल बनी है उसकी फाइल साइज पहले तो चेंज होगी, पहले 157 बिट कुछ था, अभी 277 बाइट्स का हो गया ये ऑलमोस्ट, राइट। सो नाउ वी हैव एक्चुअली एनकोडेड इट विथ शिकाता का 9, एंड उसके बाद एक्चुअली उसके बाद जब मैं इसको डालूंगा ना, विल हैव टू सी वेदर इट कम्स डिटेक्टेड और नॉट। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज द पेलोड कि आउटपुट में जो जाएगा, दिस इज दिस, एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो पेलोड है जिसके साथ हम बना रहे हैं, राइट। So now if I try to do it, suppose I am doing it live on my machine,
तो मैं अपने काली लिनक्स मशीन में जाता हूँ. सो दिस इज़ द वायरस टोटल वेबसाइट एंड यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उस फाइल को जिसको मैंने शिकातागानाई से एनकोड किया था. राइट, सो दिस इज़ द फाइल पेलोड 10.elf एंड जब मैं इसको अपलोड करता हूँ, लेट्स सी वेदर आई गेट डिटेक्टेड और नॉट. इट इज़ अपलोडेड एंड हम देख सकते हैं ऑलरेडी 3-4 एंटीवायरस सिस्टम्स ने इसको ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया, बट देर आर मल्टीपल सिस्टम्स जिसने इसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया है. राइट, सो कुछ कुछ तो बेटर हुआ, पहले से तो काफ़ी बेटर है. राइट, कि हमें काफ़ी सारे एंटीवायरसेस है जिन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, बट अभी भी कुछ कुछ ने डिटेक्ट कर दिया है. सो अभी इसको ना मल्टीपल टाइम्स हम इनकोड कर सकते हैं. सो अगर हम इसको मल्टीपल टाइम्स इनकोड करेंगे, इन दैट केस मे बी हम इनको भी इवेट कर जाएंगे. राइट, सो उसके बाद एक और टाइप का इनकोडर आता है विच इज़ PHP बेस 64 इनकोडर. ये क्या करता है, जो बाइनरी में आपके पास डेटा है उसको सिंपली बेस 64 फॉर्मेट में इनकोड कर देता है. एसके फॉर्मेट जो बेस 64 फॉर्मेट होता है उसमें इनकोड करता है ये, एंड वो एम्बेड करता है इनकोडेड पेलोड विद अ PHP स्क्रिप्ट. एक PHP स्क्रिप्ट में उसको डाल देता है उसको. राइट, एंड ये सिंपल जो स्ट्रिंग बेस्ड डिटेक्शन मैकेनिज्म्स होती है जो बस बाइनरी रीड करती है, स्ट्रिंग्स नहीं रीड करती, उन सारे सिस्टम्स के लिए, मैकेनिज्म्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है. आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पेलोड यूजिंग बेस 64. सिंपली यहाँ पे जो ई ऑप्शन है ना फॉर एनकोड, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उस एनकोडर का नाम लिख देते हैं विच वी आर यूजिंग. सो इन दैट केस वी आर यूजिंग x86 शिकातागानाई. यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं PHP बेस 64. राइट, तो जैसे मैंने एनकोड कर लिया उसके बाद यू कैन सी यूजिंग दैट आई केम अनडिटेक्टेड इन ClamAV एज वेल. सो नाउ लेट्स सी कि इस चीज़ को प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि अगर मैं ऐसे इनकोड करता हूँ किसी वायरस को एंड आफ्टर दैट अगर मैं ClamAV पे जाके स्कैन करता हूँ वो क्या होता है. यहाँ पे तो ठीक है, मैंने एक वेबसाइट से चेक कर लिया. लेट्स स्कैन इट आवरसेल्व्स. सो यहाँ पे मैंने सिंपली मैं एक पेलोड जनरेट कर रहा हूँ एंड सो यहाँ पे मैंने पेलोड्स लिस्ट किया अगेन. जस्ट अ मिनट. ओके, सो दिस इज द करेक्ट वन. सो अभी हम इवेट करने वाले हैं. सो ये मेरा विंडोज़ का ये मेरा उबंटू का वर्चुअल मशीन है एंड दिस इज माय काली लिनक्स VM. सो काली लिनक्स VM से मैंने एक पेलोड जनरेट करना है, MSF Venom P एंड देन फॉर लिनक्स सिस्टम. राइट, क्योंकि वो लिनक्स है और उसका x64 आर्किटेक्चर है. सो उसके लिए मैंने यहाँ पे जनरेट किया मीटर पीटर का पेलोड फॉर रिवर्स TCP एंड देन मैंने लोकल होस्ट पे सेट कर दिया अपना जो IP एड्रेस है. जस्ट चेक इट. तो ये है 168.56.106 एंड हम वापस यहाँ पे MSF कंसोल भी खोल सकते हैं जस्ट टू एक्सप्लॉइट इट. सो वंस वी हैव सेट द लोकल होस्ट, उसके बाद मैंने फाइल टाइप मेंशन किया लोकल पोर्ट इट विल टेक बाय डिफॉल्ट एंड उसके बाद मैंने आउटपुट में डाल दिया पेलोड डॉट ELF. जैसे विंडोज़ के लिए डॉट EXE फाइल है, लिनक्स के लिए हम डॉट ELF फाइल्स जनरेट करते हैं. सो इट विल टेक some time and after that it will generate the payload. So it is of 250 bits, 250 bytes का यहाँ पे फाइल जनरेट हुआ है एंड अब मैं इसको जाके वायरस टोटल पे स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने क्या है इसको कोई भी एनकोडिंग नहीं करी है. राइट, इट्स अ रॉ फाइल. सो अभी जाके मैं जब से चेक करता हूँ ना, अब देख सकते हो बहुत सारे इसमें वायरसेस एंटीवायरस सिस्टम्स है जिन्होंने डिटेक्ट किया. ClamAV ने भी डिटेक्ट कर लिया. तो अभी मैं टॉफी शेयर के थ्रू इस फाइल को बस सेंड कर रहा हूँ अपने टारगेट मशीन में. सो हियर जस्ट आई हैव अपलोडेड इट. जैसे लिंक मिली मैंने यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड करवा दिया. so now it has got downloaded. सो जैसे payload.elf
ALF है, तो मैंने टर्मिनल में खोला एंड मैं क्लैम AV यूज़ करके मैं स्कैन कर रहा हूँ अब इस फाइल को. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग क्लैम स्कैन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज क्लैम स्कैन एंड देन मैं उस फाइल का एग्जैक्ट पाथ देने वाला हूँ. दिस इज द पाथ ऑफ द फाइल. सो अगेन क्लैम स्कैन एंड देन द path of the file and then the file name. और अब मैं एंटर करता हूँ ना, तो इट विल टेक सम टाइम टू स्कैन. इट विल टेक 1 or 2 minutes या उससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकता है, राइट. एंड देन अब देख सकते हो इस केस में इसने एग्जैक्टली बता दिया है कि ये लिनक्स सिस्टम्स के लिए एक बैकडोर प्रॉब्लम है इसमें, राइट. MSF वेनम से जनरेट हुआ है ये. एंड यहाँ पे इतने नोन वायरसेस है, कुछ अपना डिटेल दे रहा है कि इतने वायरसेस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है. यहाँ पे एक फाइल स्कैन हुआ एंड 1 इन्फेक्टेड फाइल. सो इट कुड ईजिली डिटेक्ट कि ये फाइल जो है ये वायरस के साथ है. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड एनकोड इट. सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके इसको एनकोड कर रहा हूँ विथ PHP बेस 64. एंड एनकोड करने के बाद लेट्स सी what is the file size that I have got. So this is the file that I have got. So now I will just check it with virus total as well and then I will go to the ClamAV virus. तो अभी मैं यहाँ पे कंप्यूट करेगा वो पहले हैश एंड देन इट विल अपलोड इट. सो अब देख सकते हो सब में अनडिटेक्टेड चला गया ये. सो दैट मीन्स इट इज़ एनकोडेड क्वाइट वेल. और अब इस फाइल को ना हम सेंड कर रहे होंगे अपने उबंटू होस्ट में. सो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया इस फाइल को एंड वंस इट इज़ डाउनलोडेड देन आई विल जस्ट अगेन मैं उसको फिर से स्कैन करूँगा विथ क्लैम स्कैन. एंड मैं यहाँ पे इसको क्लैम स्कैन के साथ स्कैन करके देन आई विल जस्ट गिव द एग्जैक्ट पाथ, राइट, कि payload.elf फाइल है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कैन हुआ है एंड हियर द रिजल्ट इज यहाँ पे ओके बोल रहा है. दैट मीन्स इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिली इस फाइल में, कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फेक्टेड फाइल्स आर 0. सो दैट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली इवेडेड द ClamAV एंटीवायरस. सो दिस वॉज अबाउट टूडेज क्लास. हमने देखा कि कैसे हम विंडोज़ मशीन्स को टारगेट कर सकते हैं, कैसे पहले तो हम उन पे एक्सप्लॉइट्स रन कर सकते हैं एंड देन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कैसे होती है विंडोज़ पे. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट आर एंटीवायरसेस एंड हाउ वी कैन इवेंचुअली इवेड देम एज वेल यूजिंग आवर एनकोडिंग मेथड्स, राइट. सो आज की एक्टिविटीज़ देख लेते हैं. सबसे पहले तो हमें एक विंडोज़ VM को सेटअप करना है अपने वर्चुअल बॉक्स में. यू कैन डाउनलोड अ विंडोज़ वर्चुअल मशीन फॉर वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक और यू कैन जनरेट योर ओन ISO इमेज फ्रॉम द डाउनलोडर. एंड यहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकते हो फ्रॉम वर्चुअल बॉक्स. यू कैन डाउनलोड फॉर वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन एक्चुअली once you have done that you have to install this vulnerable file. आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि कैसे आपको डाउनलोड करना है. तो आप यहाँ पे जाके इस वर्जन को आपको डाउनलोड करना है एंड उसके बाद आपको उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करनी है यूजिंग मेटास्प्लॉइट. उसके बाद ना आपको कुछ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स रन करनी है उस मशीन पे, लाइक लाइव स्क्रीन शेयर, स्क्रीनशॉट एंड टारगेट का जो भी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है. एंड देन यू हैव टू शेयर विद अस कि